आज के शो में। आखिरकार हुकूमत की IMF से मदद की पुकार। डॉलर की बढ़ती हुई कदर ने संगीन सवालात उठा दिए। कर्जों के पीछे जाने की असल हकीकत बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तानी मईशत आखिरकार किस रुख की तरफ इसका सिमत है, यानी हम ये कहें जी कि IMF के पास जाना या ना जाना ये एक फैसला, लेकिन इस फैसले में जिस तरह से एक इनडिसाइसिव फेज आया, इससे क्या कोई मुल्क का नुकसान हुआ, मईशत का नुकसान हुआ? पाकिस्तान रुपये और डॉलर के दरमियान जो पैरिटी रही, और बिलखुसूस जो कल हमने देखा, जिस तरह से हमने पाकिस्तानी रुपये को ट्रेड करते देखा अगेंस्ट द डॉलर, उसके बाद महंगाई के खदशात, कर्जों में बढ़ने के खदशात, ये तमाम चीजें जाहिर हुई। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज पर जाएं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस प्रेस रिलीज में ये कहा, जो जस्टिफिकेशन दी कि इसकी एडजस्टमेंट की वजह ये थी कि जो इम्बैलेंसेस हैं एक्सटर्नल अकाउंट में उनको करेक्ट किया जा सके इन पॉलिसी मेजर्स के जरिए, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट है, डिस्काउंट रेट है, या फिर दीगर जो इंपैक्ट्स हैं जो इंपोर्ट साइड पर आएंगे। तो ये इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने के लिए जो हमने फैसले किए ना, हम सब जानना चाहते हैं जी क्योंकि करेंसी की डिप्रिसिएशन से क्या फर्क पड़ेगा। बड़ा बुनियादी सवाल है, और इसके साथ साथ मईशत का रुख आगे क्या होने जा रहा है। तो पहले प्रोग्राम में बात करते हैं, हमारे साथ साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब इस वक्त मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है, ज्वाइन किया। डार साहब, मैं स्पेसिफिकली करेंसी डिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, तो मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को पहले मैं कोट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि वो वजीर खजाना नून लीग के ही रहे हैं। सर, आपकी पॉलिसी थी, आपने करेंसी को इस वक्त स्टेबल रखा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज आर्टिकल लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि दिस पॉलिसी रिजल्टेड इन हाई करंट अकाउंट डेफिसिट्स इन द लास्ट 2 years एंड अ डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स. Even so, when we left in May, State Bank reserves were $10 billion and countries reserves at $16 billion. तो सर, PTI नहीं बल्कि आपकी अपनी जमात के लोग इस पॉलिसी पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब क्या सही है, क्या गलत है डार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, बात यह है कि अपनी अपनी सोच होती है, और अगर डिवैल्यूएशन किसी मुल्क के मामलात के हल, एक्सटर्नल डेफिसिट, ये इस तरह की चीज़ों का हल होता, तो मेरा ख्याल है कि फिर $130 पे, जब $30 पे ऑयल हुआ पिछले 2 सालों में, तो ये पूरे मिडल ईस्ट जो है वो अपनी करेंसीज को डिवैल्यूएट करता, डिवैल्यू करके और अपने मामलात को उसको ठीक करता। ये एक एकेडमिक इशू है, और ये 16वीं सदी की ये एकेडमिक इकोनॉमिस्ट की थ्योरी है। मैंने इस थ्योरी से कभी इत्तफाक नहीं किया। उसकी वजह ये है कि $1 की डिवैल्यूएशन से, आपको याद होगा कि जब सैंक्शंस लगी थी, मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा 98 में जी, तो सितंबर में पाकिस्तान का रुपया उस वक्त जो 69 पे चला गया था। ये सिर्फ चंद लोग होते हैं, हैंडफुल ऑफ पीपल, जिनको मुल्की मुफाद बिल्कुल नहीं होता, वो अपने चंद करोड़ या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को कई सौ अरब और कई खरबों में डबो देते हैं। तो उस वक्त भी यही बात थी, और उसके अगेंस्ट एक हमने एक्शन शुरू किया। अगर आप नेशनल असेंबली की लाइब्रेरी में सितंबर 98 की ऑपोजिशन की तकरीरें सुनेंगे तो उसमें कहा गया था कि दिसंबर 98 में ये $100 का हो जाएगा। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं कहूँगा कि हमने करेक्टिव, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्टिव एक्शन लिए, और वो 52 पे रुपया गया। और उस दौरान जब हम IMF से बात कर रहे थे तो वो कहते थे $8 इसको डिवैल्यू कर दें। तो मैंने कहा था कि हम आपके $8 हमारे मुल्क में, ना उस वक्त कोई लाइन क्यों लगी थी, ना कोई रैशनिंग हुई थी, सारी दुनिया ने पाबंदियां लगाई थी इस पाकिस्तान को सजा देने के लिए। तो ये 52 पे स्टेबल रहा अक्टूबर 99 तक, जब कू हुआ, और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई, अपना मार्शल गवर्नमेंट, उसने फिर उनके IMF की बात मान के उसको ₹60 के करीब, 64 के करीब ले गए, और फिर 9/11 के बाद वो दोबारा इंप्रूव होकर 60 पे आए वापस। तो ये अभी भी यही है कि कोई वजह नहीं थी। इस मुल्क की इकोनॉमी पिछले 4 साल में 30 जून 17 तक की बात कर रहा हूँ पहले, लेकिन दादा साहब बिल्कुल ठीक थी। आपने थ्योरेटिकल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। आई एग्री विद दिस,
लेकिन आपने साथ साथ ये भी कहा कि इसमें कुछ खान साहब सरमायाकार फायदा उठाते हैं इस चीज का। आपके मुल्क में करेंसी बिल्कुल स्टेबल रही, धरने की वजह से 4 पे लूज हुए, वरना ये 111 से वापस 98 99 पे आई और फिर 104 के करीब ये रही धरने की वजह से और फिर वहां स्टेबल रही। आप देखें कि मैंने 20 नवंबर 2017 को अपनी हेल्थ की वजह से मेडिकल लीव ली और चार्ज छोड़ा फाइनेंस का, तो उससे पहले 3 महीने ये बहस होती रही और मैंने इनको समझाया कि देखें डिवैल्यूएशन से सिर्फ जो फायदा होगा वो एक्सपोर्टर को होगा और डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्टर को जो टारगेट यानी हेल्प की जरूरत है वो 1 जनवरी 2017 को हम दे चुके हैं। अच्छा। 180 अरब का पैकेज दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने और फिर शाहिद खान आए तो उन्होंने मुझसे 67 बिलियन का और पैकेज दिलवाया, यानी 247 अरब का। तो जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं उसकी वजह से बढ़ी हैं। ये डिवैल्यूएशन या स्लाइड, खुद सेल्फ स्लाइड में से कहता हूं, वो उससे नहीं बढ़ी। ये मिफ्ता साहब की अपनी सोच होगी या पॉलिसी होगी या उनकी थ्योरी होगी, मेरी थ्योरी में ये नहीं है, क्योंकि इससे मुल्क का बेपनाह नुकसान होता है। ये मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक इवल्स है डिवैल्यूएशन। अच्छा, अब मुझे बताएं, उसी थ्योरी को सब्सक्राइब मौजूदा हुकूमत भी 4 से कर रही है, 137 पे गई है, तो आपके कितने $100 बिलियन आपके इकट्ठे हो गए हैं, कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, क्या आपके एक्सपोर्ट, ये बिल्कुल सारे एकेडमिक चीजें हैं। नहीं, और अच्छा, ये IMF की हमेशा थ्योरी को रही है। मैं अगर आपसे सवाल अगर पूछूं डॉक्टर साहब, क्योंकि उसी थ्योरी को इस वक्त सब्सक्राइब किया जा रहा है, मौजूदा हुकूमत भी अब कर रही है, लेकिन आप साथ साथ कह रहे हैं कि सरमायाकार तबका भी या फिर कुछ लोग होते हैं जो इससे फायदा भी उठाते हैं। दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सरमायाकार नहीं, कौन सा तबका होता है जो फायदा उठाएगा इससे? चंद स्पेकुलेटर्स, मैं उनको जानता हूं। अच्छा। मुझे 98 में जब 69 पे गया तो मैंने स्टेट बैंक में बैंक्स के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की, उनको मैंने समझाया कि मुल्क को उस वक्त 34 अरब करीबन लोन था। मैंने कहा 1 रुपए से 34 अरब का नुकसान होता है, ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो असल स्पेकुलेटर्स थे वो आज भी जिंदा हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, हैंडफुल ऑफ पीपल, 1.5 दर्जन के करीब, उनके साथ गवर्नर स्टेट बैंक को बढ़ा के 11 मीटिंग की उसके बाद। और उनको मैंने जब वो थोड़ा सा आए बाएं शाएं कर रहे थे, मैंने कहा देखो पाकिस्तान खुदा न खास्ता इसकी इकोनॉमी और इसकी मईशत डूब जाएगी अगर तुम बिहेव नहीं करोगे, तुम अपने चंद टकों की खातिर पाकिस्तान को मत बेचो। और मैं, अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने ये कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान आप लोगों ने डुबोने की कोशिश की मुआशी तौर पे, तो मैं वो फनेटिक आदमी हूं कि मैं तुमको डुबा दूंगा कराची समुद्र में और मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने बचाया। 52 रुपीज $1 गया और वो फिर रहा इसी तरह। अभी भी 104 स्टेबल था। खान साहब, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने 20 नवंबर को यानी फाइनेंस का चार्ज छोड़ा और 12 दिसंबर को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निकाल लें आप। अच्छा, मैंने वो रिपोर्ट हमने देखी साहब लास्ट इंटरव्यू में भी आपके साथ शेयर की थी। अच्छा, एक क्योंकि आप ये तो आपने बताया डॉलर के ऊपर, खान साहब ये जरा कहने दें जी कि उसने ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि पाकिस्तान करेंसी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशियन कंट्रीज सिंस 2014 टिल रीसेंट वीकनेस। तो खान साहब, अभी जो कुछ ये खेल खेला जा रहा है, इससे आपको पता है कि 2800 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान के कर्जों में, बगैर 28 रुपए लिए हुए आपका कर्जों का बोझ 2800 अरब बढ़ चुका है। आपने इसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट देखे? मेरा अगला सवाल ही है, इज इट बाय चॉइस? इसाकदार साहब, आप इससे पहले आईएमएफ से मुज़ाकरात कर चुके हैं, दो बार प्रोग्राम ले चुके हैं आईएमएफ से, अभी बाली जा रहे हैं असद उमर साहब, ये गए तो इट इज मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी। आईएमएफ इनको कहेगा 150 कर देंगे, 150 कर देंगे। अच्छा, आईएमएफ जाके लेटते नहीं है। आईएमएफ के साथ अपने पैशन, मुल्क की इंटरेस्ट को सामने रख के कॉन्फिडेंस से उनसे डील करते हैं। हमारा प्रोग्राम 2013 में जब उन्होंने लिया था तो कोई 9वीं ट्रेंच में 12 ट्रेंचेस थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि कभी उन्होंने अपना प्रोग्राम नहीं किया। हमारा क्यों हो कि हमारा होम ग्रोन एजेंडा था। 7 जून 2013 को कैबिनेट ने ओथ ली, 12 जून को हमने बजट दिया, तो मैंने बजट की तैयारी तो की हुई थी मैंने। और 12 जून के बाद हमने ये नॉर्मल रूटीन में आए थे, जो रिव्यू होता है आपके सारे बोरर्स का, और ये जो आए थे रिव्यू के लिए, तो मैंने इनसे हमने बात की कि हम प्रोग्राम आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त करीबन कुछ पेमेंट्स होने वाली थी, $3.5 अरब हमने चले जाना था चंद महीनों में। तो उनसे बात शुरू हुई, तो ये 9वीं जो यानी आप कह लेंगे 2.5 साल के बाद इन्होंने करीबन कहा कि जी आप 8 रुपए डिवैल्यू करें। तो मुझे याद है कि पूरी टीम को याद होगा जो उस वक्त थी, डॉक्टर वकार और पूरी टीम, गवर्नर स्टेट बैंक अशरफ बत्रा, किसी से पूछे, तो मैंने उनको कहा कि लेट्स शेक हैंड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर डिक्टेशन, पाकिस्तान डज नॉट नीड एनी डिवैल्यूएशन।
ये इनका पुराना इनका एक मेजर डिमांड है। इन्होंने कई मुल्कों की मईशतों को तबाह कर दिया। उन्होंने मान लिया इस डिमांड, ब्राजील अपनी डिवेल्यूएशन, उन्होंने मान लिया इस डिमांड को। उनके पास रिसोर्सेज है, ऑयल है, सब कुछ है जी। इनको समझ नहीं है हमारे। अच्छा, उन्होंने मान लिया इस डिमांड को। दार साहब आप जो कह रहे हैं ना, आपने कहा तो उन्होंने मान लिया, यानी आपने नेगोशिएट कर सकते हैं। आई लेफ्ट द होटल, आई सेड गो टू हेल, वी विल शेक हैंड एंड वी लीव योर प्रोग्राम। मैंने कहा पाकिस्तान में आगे मुशर्रफ नहीं कर सका प्रोग्राम मुकम्मल, शौकत अजीज वो 9 के बाद चले गए थे, तो हम तो 9 अपनी जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म स्टेजेस गुजर चुके हैं, 3 रह गए हैं। मैंने कहा मैं डिवेल्यूएशन नहीं होने दूंगा पाकिस्तान की करेंसी को। मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि ये या तो आपके पास खान साहब एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो, तो फिर जैसे चाइना ने छोटी सी पीछे डिवेल्यूएशन की थी तो आपका एक्सपोर्टेबल सरप्लस एकदम से निकलता है। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर के मैन्युफैक्चर टू ऑर्डर, पाकिस्तान में कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। और जो आपकी डिवेल्यूएशन होती है, आधी करीबन आपका फॉरेन जो इंपोर्टर है आपके एक्सपोर्टर से डिस्काउंट लेता है, आधा जो होता है आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऊपर चली जाती है 6-8 हफ्ते में। ये इन लोगों को समझ नहीं आ रही। इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ वो खेल खेला है। अब तक 137 रुपए पे ले गए हैं ये 104 रुपए से। 50 दिन तो हुए नहीं आए हुए, आप कह रहे हैं इन्होंने 50 दिन में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मैशत का। 50 दिन तो हुए हैं दार साहब, अभी तो मतलब आए हुए अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए खान साहब के, तो अभी से बेड़ा गर्क कर दिया आप कह रहे हैं, मतलब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? और भाईजान 3700 रुपए का नुकसान हो चुका है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। आपको चाहिए था कि आप आंखों में आंखें डाल के वो चंद जो स्पेकुलेटर पाकिस्तान की करेंसी को अपने चंद टकों की खातर, चंद करोड़ों या अरबों की खातर इसका धकेल रहे हैं और इसकी बेहरमती कर रहे हैं, या फिर आप IMF के साथ लेट जाएं, उनको दे दें। उन्होंने बड़े मुल्कों की मईशत उनकी तबाह हुई है इस फॉर्मूले से। अच्छा इसहाक साहब, एक चीज आपसे मैं और पूछना चाहता हूं इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, मैं ये मुझे बता दें क्योंकि अभी कुछ देर कबल भी आपका अपना क्या इस पर प्रोग्राम होगा आने, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस एक रिसेंटली अभी यानी 1 घंटे कबल आपके इल्म में हो ना हो, कौमी एहतसाब ब्यूरो का एक इजलास हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, जब 22 इन्वेस्टिगेशंस मंजूर हुई हैं और उसमें सर फहरिस्त आपका नाम है साकदार साहब। तो और ये लेटेस्ट है, ये घंटे पहले सारे प्रोसेस को जी, ये इंतकामी कार्रवाई है। मैं इस हुकूमत के मामला को कंडेम करता हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैंने इस मुल्क की खिदमत अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत समझ के की है। ये टोटल फ्रॉड और झूठ है। जो इन्होंने पहला भी जो मेरा केस बनाया हुआ है वो भी टोटल फ्रॉड और झूठ है। JIT ने झूठ बोला। JIT की 3.25 की रिपोर्ट जो थी उसमें इतने वॉल्यूम्स में वो झूठ पे मबनी थी कि मैंने 20 साल की टैक्स रिटर्न नहीं दी, इस वजह से वो रिकंसाइल नहीं कर सके। मेरा एक पैसा जो है वो टोटली अकाउंटेड फॉर है। मेरी 34 साल की रिटर्न्स मैंने भेजी नहीं सुप्रीम कोर्ट को, वो किसी जल्दी में थे, कोई हिडन एजेंडा था उनका, जो भी गॉड नोस, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर। सो आई कंडेम, आई हैव सर्व दिस कंट्री विद फुल कन्विक्शन। और अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क को, जिसको दिवालियापन का जो बताया जा रहा था कि ये दिवालिया डिफॉल्ट पे जा रहा है, उस मुल्क को 3-3.5 साल में ये प्राइस वाटर हाउस ने कहा ये G20 में शामिल होने जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं करते, आपका शुक्रिया, कोई परवाह नहीं है। ये जितनी इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं ये करें। आपके नजदीक विक्टिमाइजेशन है, मुजम्मत करता हूँ इनके सेटअप को, इनके अदारे को, क्योंकि दे आर ओनली बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल परसिक्यूशन और इनकी इंतकामी कार्रवाइयों से कुछ नहीं निकलेगा। मैं भरपूर मुजम्मत करता हूँ इनकी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है सादार साहब, आपने ज्वाइन किया है। और आपने इंपॉर्टेंट बात ये थी क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी क्रिटिसाइज किया था इस बात को लेकर, साकदार साहब या उस पॉलिसी को डॉलर्स के हवाले से, और पाकिस्तानी करेंसी का जो मूड हमने कल जो 1-2 दिनों में हमने देखा है जिस तरह से मामलात हुए हैं, तो उस पर ये स्पेकुलेटर वाला जो आंसर है हम बेनकाब जरूर करेंगे इस ब्रेक के बाद भी आके कि ये कौन होते हैं स्पेकुलेटर जो फायदा उठाते हैं। कि कल भी कुछ लोगों ने फायदा उठाया कि FIA भी इस हिस्से में तहकीकात कर रही है। और इसके साथ साथ अहम तरीन मामला कि ये जो नैब की रीसेंट इन्वेस्टिगेशन अप्रूव हुई हैं, 1-2 नहीं 22, कौन कौन से नाम है, क्या क्या इसमें बड़े बड़े शख्सियात शामिल है, ये भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। और हम जब स्टेट बैंक ये कहता है कि जो एडजस्टमेंट हुई है एक्सचेंज रेट में, इसकी वजह यह है कि हम इम्बैलेंसेस को करेक्ट कर सकें, तो ये बड़ा इस पर थ्योरी में तो कानों को बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब हम ऑपोजिशन भी इस तरह के एतराज़ात उठाने लगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इससे पहले के पैनल पर जाऊँ, मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो ये कहा जी कि कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं इससे
पता नहीं कौन फायदा उठा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कोई नाम भी बताया कि वो बताएंगे और नहीं। और अभी सालदार साहब कह रहे थे उन्हें पता है कौन से नाम है। लेकिन ये जरा सुने कि मरियम औरंगजेब साहबा ने क्या कहा है, फिर मैं पैनल की तरफ हम जाते हैं, बाकायदा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। आवाम ये सवाल पूछ रही है कि ये जो डॉलर के पीछे, जो मैंने आपको पहले जिसका जिक्र किया कि ये जो डॉलर के पीछे रातों रात जिस सरमायाकार जो ग्रुप है उसको फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश की गई है, वो बताया जाए कि ये कोशिश क्यों की गई, वो कौन सा सरमायादार ग्रुप था जिसको फ़ायदा पहुंचाने की असद उमर साहब ने कोशिश की, उसको आवाम के सामने लाया जाए, वरना मैं बताऊंगी। आपको मोहलत दे रही हूँ कि आप खुद अपनी जो कारकर्दगी है, अपने जो झूठ है, उसका आवाम को बताएं। अगर आपने ना बताया तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अब ये सवाल ये कि कौन से स्पेकुलेटर्स हैं जिनकी तरफ मरियम औरंगजेब इशारा कर रही हैं। मैं नहीं कह रहा जी नून लीग ने बड़े अच्छे काम किए होंगे, नून लीग के दौर में तो ये बड़ा हुआ है, सब इफ्ता इस्माइल साहब के दौर में यही कि करेंसी डिवैल्यूएशन, और हम शोर मचाते थे कि स्पेकुलेटर फायदा उठा रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मीर मोहम्मद अली खान साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। असद खरल साहब सीनियर सहाफ़ी और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माशी तज़्ज़िया स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। मैं पहले मीर साहब अगर आपसे पूछ लूँ, ये सब क्या माजरा है इस वक्त? मैंने आपकी भी एक दो ट्वीट्स देखी थी, ये किस तरह से स्पेकुलेटर्स फायदा उठा सकते हैं? करेंसी मैनिपुलेशन क्या होती है, किस तरह होती है, और क्या किसी ने फायदा उठाया होगा अगर ऐसा हुआ एक दिन में 10 रुपए कम हुआ है आगे पीछे? यकीन किसी ने तो फायदा उठाया होगा। एक चीज फ्रॉम अ फाइनेंशियल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ये याद रखें कि प्राइस ऑफ अ करेंसी एंड सप्लाई ऑफ अ करेंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, प्राइस आप हायर कोट करके एक आर्टिफिशियल सप्लाई का फुकदान दिखा सकते हैं। कल अगर आप किसी मनी चेंजर को फोन करते तो वो 132 पे ट्रेड हो रहा था और वो 138 कोट कर रहे थे। मैंने फोन किया था 2 जगह, उन्होंने 138 कोट किया था। अब वो कोट तो उन्होंने कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वो पैनिक चाहते हैं मार्केट के अंदर, वो चाहते हैं कि ऊपर जाए। अच्छा। मैंने तो कल एक ट्वीट ये भी किया था कि एफआईए और नैब को सब में पहले मनी एक्सचेंजर्स को बुलाकर पूछना चाहिए कि आपके पास कितनी सप्लाई थी फिजिकल डॉलर्स की, आपने कल कितने बेचे, आपके पास कितनी ऑफर आई थी बेचने के लिए, आपने वो फुलफिल की या नहीं की। और अगर वो कल के ट्रांजैक्शंस उनके 364 डेज के ट्रांजैक्शंस का एवरेज नहीं करते, क्योंकि ये मरियम औरंगजेब साहबा को एफआईए को जो है ना पहले उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो कह रही है कि मुझे नाम भी पता है इस वक्त। लेकिन एक नाम तो हमें पता है, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब आप उस बारे में लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, लेटर ऑफ इंटेंट का जिक्र भी करते हैं, वो नाम है आईएमएफ का। और वो हम सुन रहे हैं चेमगोइया कि उन्होंने कह दिया था कि 150 रुपए आप कर दें। तो एक तो ये भी किसी ने कहा जी, असद उमर साहब ने कहा जी 150 नहीं हम 135 तक ले जाएंगे। तो ये तो चले स्पेकुलेटर्स हैं या जो भी है जिन्होंने फायदा उठाया, लेकिन एक कल्प्रेट वो है जो कह रहा है कि ये कर दो 150 रुपए। अब वो ये उसी की मंशा पर, उसी की ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है जो भी हो रहा है मुल्क में इस पर। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जुलाई 2017 में $1 104 रुपए 90 पैसे का था, यानी 105 रुपए का। 1 साल 2 महीने में कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि 105 रुपए से ये 134 रुपए पर आ गया, 29 रुपए फी डॉलर? क्या इतनी मईशत में तबाही आई थी? इसका मतलब यह है कि बुनियादी तौर पर यह फैसला स्टेट बैंक ने रुपए को गिरने दिया है, आईएमएफ की शराइत पर पेश की अमल दरामद। अच्छा। मैं तो ये कह रहा हूँ 1 महीने से लगातार 1 दर्जन दफे से ज्यादा कि इस हुकूमत ने 1 महीने पहले फैसला कर लिया था कि हम आईएमएफ के पास जाएंगे और उनकी शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। लेकिन सट्टेबाजी के अंसर में मैं 2 बातें आपको ऐसा वर्बली तो नहीं कह रहा था कोई, आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया था आने के बाद? मैं आपको 3 सबूत दे देता हूँ। पहला सबूत यह है कि हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जी हम आलमी बैंक से कर्जा लेंगे, हम उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेंगे, हम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से लेंगे, हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू करेंगे। जो बीए का स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स का, उसको भी ये बात पता है कि आलमी बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मार्केट में आप जा ही नहीं सकते सही मानों में जब तक आपके पास आईएमएफ की सर्टिफिकेशन ना हो। तो उन्होंने ये ऐलान करके हमें बता दिया था कि वो फैसला कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस हुकूमत के दौर में 1 महीने में $1.7 अरब 1 महीने में रिजर्व गिर गए। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनको पता था कि आईएमएफ के पास जा रहे हैं। तीसरी और सबूत ये है कि आईएमएफ, आपको याद है कि 1988 से एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी का, स्टेबलाइजेशन करें, ग्रोथ को कम कर दें। इन्होंने क्या किया, आपका जो सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट आया है
उसमें उन्होंने तरक्याती अखराजात में 75 अरब रुपए कटौती की, बजट खसारे को कम करने के लिए सब्सिडी विड्रॉ करने की बात की, गैस के नर्ख बढ़ाए, इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने बढ़ा दिया, रुपए की कदर गिरा दी और शरह नमू का हदफ कम कर दिया। ये सारी क्या IMF की शराइत नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जो आपकी बात है, मैं इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा और आपसे पहले इमरान खान साहब की स्टेटमेंट सुनाऊंगा आपको भी और दीगर पैनलिस्ट को भी कि उन्होंने तौजी क्या दी है इसकी। आपने सबूत 3 लॉजिक से बताया कि किस तरह से आपको लग रहा था कि पहले से तैयार थे जाने के लिए, तो इसी पर मजीद सवालात भी होंगे और कुछ कि हम क्या वहां पे जाके डील करेंगे इस वक्त। आफ्टर दिस ब्रेक करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठाए जा रहे हैं। मैं करेंसी की स्पेकुलेशन पे मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा जी कि हमें नाम पता है। अभी इसहाकदार साहब अभी इस शो में ही थे कुछ देर कबल, तो उन्होंने कहा कि स्पेकुलेटर्स जो हैं इस वक्त उनको जानते हैं जी हम कौन है वो स्पेकुलेटर्स। तो अब बड़ा मसला है जी इस वक्त, अगर ये 10 रुपए का जो हुआ है कल स्पेकुलेशन या जो भी करेंसी के अंदर जो डिवैल्यू हुआ है, इसका किसी ने फायदा उठाया है तो फिर उसको तो बेनकाब होना चाहिए। और इन लोगों को नाम पता है तो फिर तो FIA को इन्हीं से पूछना चाहिए। मरियम साहब तो कराची में, पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में, जहां भी हैं उनसे पूछे, पकड़े नहीं, बुला के पूछ लें जी आपको बताएं, आप नाम बता दें हमें, आप मीडिया में बता रही हैं हमें बता दें। लेकिन IMF के पास क्यों गए, इस सवाल का जवाब इमरान खान साहब ने क्या दिया है, ये जरा सुन लेते हैं कि खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कहते हैं कि हम क्यों गए IMF के पास। हमारे पास इस वक्त जो आने वाले दिनों में इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम अपनी कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। लिहाजा आज हमें कर्जा चाहिए, हमें कर्जा चाहिए ताकि हम ये जो अपनी कर्जों की किस्तें भी वापस कर सकें और हम जो चीज़ें खरीदनी है बाहर से उसके लिए भी हमारे लिए पैसा हो। ये जो छोटा पीरियड है असल में इसके लिए हम ले रहे हैं, यानी ये जो हम इस्लाहत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, जो हमारी गवर्नमेंट ने आके इस्लाहत की हैं, उनके असरात 6 महीने के बाद आने शुरू होंगे। यानी जो भी हमने अपने खर्चे कम कर रहे हैं, हम टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने जो फ़ायदे पहुँचाए हैं, जो उनके लिए हमने इन्वायरमेंट ठीक किया है, इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जो हम जितने भी हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, जो हम अपने इदारे ठीक कर रहे हैं, जो हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्लैम्प डाउन कर रहे हैं, इसका टाइम लगेगा। अब इससे तो लगता है कि 6 माह का अरसा मतलब है कि इनको रिफॉर्म्स चाहिए, एक फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी। और फिर खान साहब मैं तो ये समझ रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप क्या समझ रहे हैं? डॉक्टर साहब ये 6 माह है क्या 6 साल है, क्या है ये? मतलब 6 माह का प्रोग्राम होता है IMF का, कोई क्या मतलब है ये? नहीं, 6 साल नहीं है, सिर्फ 5 साल है। 5 साल जी। लेकिन पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, स्टेट बैंक ने क्या कहा है और हुक्मरानों ने क्या कहा है। इमरान साहब को, खान साहब को, उनके जो उनके एडवाइजर्स हैं, उन्होंने जानबूझ के गलत बातें बताई हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट बैंक ने ये कहा है कि इस साल जो ग्रोथ रेट है 30 जून 2019 को, वो उससे कम होगा जो अब्बासी एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के गई थी। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि जो महंगाई इस हुकूमत को विरसे में मिली थी, उससे कहीं ज़्यादा महंगाई इस साल होने वाली है और आने वाले महीनों में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तीसरी बात यह है कि इन्होंने जो सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से अप्रूव कराया है, उसमें यह है कि 83 बिलियन रुपीस के नए टैक्सेस लगाए हैं और जो टैक्सों का हदफ था उसमें 37 अरब रुपया कम कर दिए। तो जो लूटी हुई दौलत आनी है, जो कुछ आना है, तो आपने तो 83 अरब के टैक्स लगा के 37 अरब कम कर दिए। तो ये तो वसाइल तो है ही नहीं कहीं, तो 30 जून तक 19 तक आ ही नहीं रहे हैं आप। और अगर देखें तरक्याती अखराजात में आपने 75 अरब रुपए की कटौती कर दी। इन 2 महीने में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ा है। इस 1 महीने में 1.7 अरब डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व्स गिर गए हैं जी। और जो आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्टें हैं वो ये कहते हैं 2020 में 30 जून 2020 को हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो उससे कम होगा जो कि अब्बासी एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ गई थी। और मैं ये समझता हूँ कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे। अभी शरह सूद में इजाफा होना बाकी है, अभी और इजाफा होगा। अभी रुपए की कदर आगे चल के थोड़ी सी और कम होगी,
यानी तो सवाल ये 6 माह क्या है, मतलब ये जो बोल रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे उसका एक जो जवाब दे दिया। अच्छा, एक चीज मुझे बताया कि IMF जो है वो अगर सुनेगा ये बयान के 6 माह के बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एक हमें स्पेस मिल जाएगी अपने रिफॉर्म्स के बाद, तो 6 महीने बाद क्या मतलब IMF प्रोग्राम की जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हैं, तो हम उसको छोड़ देंगे या क्या, मतलब उससे निकल आएंगे या हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम अब दोबारा से ग्रोथ फेज में आ जाएंगे स्टेबलाइजेशन से? मतलब इसी क्या इंटरप्रिटेशन क्या हम इसमें? नहीं, देखिए, छोड़ आप इसलिए नहीं सकते कि आपने जो अभी तो वो 3 साल तक आपको किस्तों में पैसे दे रहा है, लमसम में तो नहीं दे रहा है। और दूसरी बात ये कि आपकी स्टेट बैंक की क्या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लिखा है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर पिछले साल 3.2 थी तो इस साल 8% महंगाई होगी। तो सारे आदाद शुमार जो है, जैसे फिर मैंने कहा कि अभी तो आपने बिजली के नर्ख बढ़ाने हैं, अभी तो आपने गैस के नर्ख और बढ़ाने हैं, अभी तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ने हैं, तो ये बजट खसारा बढ़ना है। एक मैं और दे दूं, ये बार बार ये कहते हैं जी 10 सालों में हमारे कर्जे 22,000 अरब रुपए बढ़ गए, यानी 2200 अरब रुपए साल पाकिस्तान के कर्जे बढ़े हैं। मैं आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, इस हुकूमत के दौर में एक साल में 2200 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे बढ़ेंगे। तो जब आपके कर्जे भी बढ़ रहे हैं, बजट खसारा भी जो है वो आप इधर उधर से कर रहे हैं, तरक्याती खर्चात भी कम कर रहे हैं, ग्रोथ भी नहीं हो रही, तो सवाल ये पैदा होता है, IMF आपसे मुतालबे कर रहा है, किस्तों में पैसे दे रहा है, तो सब तो ये कह रहे हैं, आलमी बैंक तो ये कह रहा है कि 2020 में भी हमारी ग्रोथ रेट कम रहेगी। तो मुझे तो ये खदशा है कि 3 साल बहुत मुश्किलात के होंगे, आवाम को रिलीफ के बजाय आवाम के ऊपर बोझ डाला जाए। इस दौरान में पूरी कोशिश होगी, कह दीजिए 70 साल का गंद है, 10 साल का गंद है, चोर हैं, डाकू हैं, हम उनसे वसूल करके दिखाएंगे, लूटी हुई दौलत बाहर से वापस आएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, 3-4 सालों में कोई लूटी हुई दौलत बाहर से नहीं आने वाली। ये भी मैं आपको बता दूं कि समंदर पर पाकिस्तान को कर्जा तो दे देंगे, लेकिन ये अगर हुकूमत समझ रही है कि वो सरमायाकारी करेंगे तो ये मफरूजा है, वो नहीं करेंगे। मगर जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने तो इनको हुकूमत को 2 बातें कही थी, अगर वो ये कर लेते तो IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। और दोनों ऐसी चीजें हैं जिसको कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता। पहली चीज ये थी कि हमने बताया कि जनाब इस सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई है कि लोगों ने एक साल में 15 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर भेजे, बैंकों के जरिए, छुप के नहीं, हवाला अलग है, वो इस तरीके से भेजे कि चोरी का पैसा या जायज पैसा था, उससे मार्केट से डॉलर खरीदे खुली मंडी से, जिसकी वजह से रुपए के ऊपर प्रेशर आया, वो अपने बैरूनी करेंसी के अकाउंट में जमा कराए, उस पैसे को बाहर भेज दिया। 15 अरब डॉलर एक साल में। अगर 2 लाइन का एक अहकाम जारी हो जाता कि जो मार्केट से आप पैसे ले रहे हैं डॉलर अकाउंट में जरूर जमा कराएं, खुशियां मनाएं, लेकिन इलाज मुआवजे के लिए अगर चाहिए तो भेज दें, अगर बच्चों की तालीम के लिए भेज दें तो ज्यादा से 2 अरब डॉलर होता। 13 अरब डॉलर यानी 1 अरब डॉलर महीने का ये हुकूमत बचा सकती थी, लेकिन ताकतवर तबकों के दबाव की वजह से उन्होंने ये हुक्म अभी तक जारी नहीं किया और न शायद जारी करें। दूसरी एक जुमले में मैं आपको बता दूं, मैंने उनको ये कहा कि जनाब आपने ये एमनेस्टी लाए थे, एमनेस्टी खत्म होने के बाद से पहले चेयरमैन FBR ने कहा था कि अगले दिन से हम रिकवरी शुरू कर देंगे। डोमेस्टिक एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं, बाहर से तो पैसा आने वाला अभी नहीं है। और मैंने कैलकुलेट करके फिगर बताई है कि 6 महीने में 1500 अरब रुपया गारंटीड वसूल होगा, इसलिए कि लोगों ने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया। वो 1500 अरब आप ले आते हैं तो एक बड़ा डैम बनेगा, एक छोटा डैम बनेगा, और तालीम और सेहत का बजट बढ़ जाएगा, और बिजली और गैस और पेट्रोल के नर्ख कम हो जाएंगे। मगर ताकतवर तबके वो कहते हैं जी नोटिस इशू करें, एवेन्यूज हैं। अच्छा, लूट मार की बात हो रही है तो असद खरल साहब आपकी तो एक इस पर एक्सपर्टीज है, इस पर इन्वेस्टिगेटिव, आप क्योंकि कौमी एहतसाब ब्यूरो का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग हुई है कुछ देर कबल, और इधर कोई 22 इन्वेस्टिगेशंस, 9 इंक्वायरीज, 5 रेफरेंसेस मंजूर हुए हैं, और इन 22 के अंदर तो अनुशा रहमान, इसाक डार, इसके अलावा इस्माइल शाह PTA वाले, और इसी तरह से मंजूर वसान, कामरान लशारी, बड़े बड़े नाम है इस वक्त। असद खरल साहब, नैब फाइनली वाइब्रेंट भी हो गया और इफेक्टिव भी हो गया, कैन वी से दिस, या अभी नहीं, हम अभी सिर्फ वाइब्रेंट इफेक्टिव नहीं? खरल साहब देखिए, इसमें और भी बहुत सारे नाम है, साद रफीक साहब का नाम है, अनुशा रहमान साहब का नाम है, और बहुत सारे नाम है। लेकिन मामला ये है फिर कि नैब जितने लोगों के नाम आ रहे हैं, जितनी इंक्वायरीज होती हैं, जितनी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, रेफरेंस दायर होते हैं, अल्टीमेटली लॉजिकल एंड क्या होता है? नवाज शरीफ साहब के ऊपर 300 अरब का 3000 अरब का इल्जाम लगा, रिकवरी एक पैनी की नहीं है। अनवर मजीद की, जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स की इंक्वायरी चल रही है, मामला 41 अरब तक पहुंच गया है, रिकवरी 0। शर्जील नाम मेमन में रिकवरी 0।
डॉक्टर आसम हुसैन 468 अरब का जो वॉल्यूम था रेफरेंस का, रिकवरी 0। ओगरा रेफरेंस 98 अरब का, रिकवरी 0। मंजूर कादिर काका का रेफरेंस और इन्वेस्टिगेशन जो उसकी बनी 50 अरब रुपए की लूट मार का बाहर बैठा हुआ दंदना रहा है, रिजल्ट उसका 0। अब ये इस तरह के बड़े बड़े केसेस के उसके बाद KSB जो बैंक है जिस तरह खरीदा गया दुबई इस्लामिक बैंक ने, वहां पे 5 अरब उसको सॉफ्ट 0.0 पे लोन भी दिया गया, 15 साल के लिए सॉफ्ट लोन भी दिया गया, बैंक भी 1000 रुपए में दे दिया गया। इस तरह के बड़े बड़े मामलात है। मैं समझता हूँ IMF के पास जाने की बजाय आप 2-4 लोगों को पकड़ ले। मियां मनशा ने 9 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है, FBR ने जिस अफसर ने नोटिस दिया था उसको खुडे लाइन लगा दिया गया। मलिक रियाज साहब स्टेट लैंड पे कब्जा करके कराची में, मेरे पास नैब की रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई, शायद आपके से मैंने शेयर की थी, 297 एकड़ सरकारी अराजी जिसपे उसने कब्जा किया है। उस वक्त अब जब नैब ने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की थी उसकी उन्होंने वैल्यूएशन लगाई 2036 अरब, 36 अरब। लेकिन नैब के ऑफिशियल ये कहते हैं कि उस वक्त हमने लगाई थी 2036 अरब। अब 41,000 एकड़ पे सरकारी जो जमीन है MDA की और सिंध गवर्नमेंट की, उसके ऊपर मलिक रियाज साहब बैरिया कब्जा कर चुके हैं जिसकी वैल्यू है 8,000 अरब। फिर उसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी में महकमा जंगलात हुकूमत पंजाब की जगह है 731 एकड़ 4 कनाल, और इसी तरह 684 एकड़ जो कि रख तख्त पड़ी और रख लोई बेर जो इस्लामाबाद और पिंडी में, वहां पे बैरिया के DHA फेज 1 DHA विलास बन गए, फेज 1 बन गया, 2 बन गया, 6 बन गया और फेज 8 बन गया। उसके बाद डिडोचा डैम जो है वहां पे जिस तरह आप देखें सैकड़ों FIR दर्ज हैं। सेशन जज इस्लामाबाद ने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें बहुत सारी चीजें हवाला दिया गया। शुएब शटल की रिपोर्ट मौजूद है, 400 अरब जिस तरह टैक्स चोरी किया गया। और फिर इन हाउस जो ट्रांजैक्शन की जाती हैं, आप देखें जिस तरह के प्लाट की जो खरीदो फरोख्त के दौरान, तो वहां पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आप इस तरह के 2-4 लोगों को अगर पकड़ के उसे लूटा हुआ जो सरकार का पैसा है वही आप उसका 10वां हिस्सा भी अगर रिकवर कर लें तो आपको किसी IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी वर्ल्ड बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी बता रहे थे कि 3 साल तक, बिल्कुल 3 साल लगेंगे, क्योंकि 3 साल के लिए आपने एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है 7.1 बिलियन उससे 3 साल के लिए आप ले रहे हैं, 6-7 बिलियन डॉलर आपने 3 साल के लिए IMF से लेना है। फिर ये सारे जो, और फिर सर्कुलर डेट 1200 अरब आप देंगे, 1200 अरब और 3 साल में चढ़ जाएगा आपके ऊपर। फिर बिजली, गैस और जो महंगाई और सारी जो चीजें हैं और डेवलपमेंट के ऊपर जो आपके एक्सपेंडिचर आने हैं, तो मामला जो किस्तें भी आपने वापस करनी है। तो लिहाजा 100 दिन के अंदर ये जो दावे हैं PTI को जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक बात करनी पड़ेगी। इस तरह अगर बात करते रहेंगे इमरान खान साहब को नहीं होगा। लेकिन ये जो 3 साल का मामला है सकल साहब, और आप भी एग्री कर रहे हैं इस बात से, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं 3 साल लगेगा। मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपकी कैलकुलेशन क्या है, कितना टाइम लगेगा? यानी हम 3 साल महंगाई, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी का एनालिसिस है, तो डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस के वाकई में बड़ा बुरा वक्त 3 साल गुजरने आवाम को मुश्किलात से, क्या हो रहा है आगे 3 साल में? देखिए 3 साल तो एक एस्टिमेट है डॉक्टर साहब ने लगाया है। ये जो इमरान खान ने 6 महीने की बात की है, इसकी मैं थोड़ी सी एक बात ये कहना चाहता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि पॉलिसीज हम अभी बनाएंगे, जितना मैं समझ सकता हूं पॉलिसीज हम अभी बनाएंगे, उस पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन फौरन शुरू हो जाएगी और उसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो हैं प्रोग्रेस के, वो आप 6 महीने से देखना शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये क्या महंगाई का तूफान आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है। देखिए आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। आप दालें तक इंपोर्ट कर रहे हैं, आप बादाम इंपोर्ट कर रहे हैं। होता यह है कि हम अच्छी प्राइस के ऊपर एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर बाद में उसी चीज को इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। आपकी मशीनरी की इंपोर्ट है, आपकी ऑयल की इंपोर्ट है। ऑयल की इंपोर्ट पे तो डबल वैमी हुई है इस वक्त, क्योंकि ऑयल $83 पे चला गया है, प्लस हमारा जो रुपया है 135 से 136 पर आ गया है। तो महंगाई का तूफान आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। ये एक स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में हर प्रोग्राम में जाके कह रहा हूं कि ये पिछली हुकूमत को ब्लेम करना छोड़ें, जिसने भी किया। किसी भी अक्लमंद इंसान को पता है कि ये कर्जे इस हुकूमत ने नहीं लिए हैं।
मगर एक स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की स्पीच हो जिसमें इमरान खान साहब आकर बताएं पूरे मुल्क को हर सेक्टर में कि हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर कहां खड़ी है, हमारी रियल एस्टेट सेक्टर कहां खड़ी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर कहां खड़ी है, और उसके फौरन ही बाद असद उमर को आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये तजावीज हैं और ये मेजर्स मैं लूंगा जिसका असर 3 महीने में एक इस जगह आएगा, 6 महीने में इस जगह आएगा। जब तक आप पूरे पाकिस्तान के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे और पीरियोडिकली आप इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि जी उन्होंने ये गलत किया था, पेट्रोल की प्राइसेस हमारी वजह से नहीं बढ़ी हैं, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बगैर आप पूरे मुल्क को एक पेज पर नहीं ला सकते। और इसी वजह से जो परसेप्शन खराब हो रहा है, दैट इज रियली बैड। ठीक है मीर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया सबका भी, और डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब का भी जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अहम तरीन मौजू IMF, मईशत, पाकिस्तान की मईशत की सिमत, रुख क्या है। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।